हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड्स मैनेजमेंट में मेरे साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एग्ज़ाम की डेट 22 जून हो गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, टेलीग्राम ग्रुप पर हमने इसका अपडेट भी कर दिया है। लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है और हमें आगे बढ़ते जाना है। एचआर के फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। ऑपरेशन मैनेजमेंट आईटी के सब्जेक्ट्स नहीं हुए हैं अपलोड, लास्ट ईयर के भी अपलोड नहीं है। इसलिए जैसे ही एचआर कंप्लीट होगा, ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, परफॉर्मेंस रिवार्ड मैनेजमेंट, 1-2 दिन में हम ये करने की पूरी कोशिश करेंगे। तुरंत मैं ओएम और आईटी के सब्जेक्ट्स पहले कवर अप कर दूंगा। उसके बाद फाइनेंस के भी सब्जेक्ट नए जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं उसको भी अपन अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आइए परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट अपन आगे बढ़ाते हैं। हाँ, उससे पहले वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि हमारा जो कंप्लीट कोर्स है उसकी सारी बुक्स अवेलेबल है। 1699 इसकी ऑफिशियल प्राइस है, जिसमें ये आपके घर पे होम डिलीवर्ड हो जाएगी 4 to 5 वर्किंग डेज में। जैसे आज ऑर्डर प्लेस करोगे तो 4 to 5 वर्किंग डेज में आपके घर पे पूरा का पूरा कोर्स, जिसमें 7 बुक्स इंक्लूड है। यदि सॉफ्ट कॉपीज़ चाहिए तो 849 की अपनी बुक्स हैं, उनको आपके ईमेल आईडी के ऊपर डिलीवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, दोनों में कंटेंट सेम है, लेकिन एक हार्ड कॉपी है जो आपके घर पर डिलीवर्ड होगी, पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। एक सॉफ्ट कॉपी है जो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास मिलेगी। ठीक है, जो एक प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है। आइए अब अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट जो ये अपनी यूनिट है और सब्जेक्ट है, इसके नाम से ही हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। वो क्या होता है? वो ये होता है इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये देखिएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस रिवार्ड मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। बेसिकली किसी भी कंपनी में, मान लेते हैं हमारे मिस्टर पिंटू जी किसी XYZ कंपनी में वर्क करते हैं, उनको वर्क करते हुए 3 इयर्स हो गए। ठीक है, 3 इयर्स कंप्लीट हो गए और अब वो रेगुलर ऑफिस जाते हैं और एक पीरियोडिकली उनको एनुअली कुछ इंक्रीमेंट दिया जाता है, कुछ अप्रेजल दिया जाता है। वैसे हमारे मिस्टर पिंटू जी को तो कम ही अप्रेजल मिलते हैं, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि उनको अप्रेजल दिया जाता है। तो क्या जब ये अप्रेजल दिया गया तो केवल उसी टाइम पे इनका जॉब इवैल्यूएशन किया गया, इनको चेक किया गया कि इन्होंने कैसे परफॉर्मेंस करी? जी नहीं, इनका रेगुलरली 24 आवर्स ये कंपनी के टाइमिंग में है ना, जिस कंपनी के टाइमिंग में मतलब जो कंपनी का 8 आवर्स 10 आवर्स का जो टाइमिंग है, उसके दौरान इन्होंने क्या परफॉर्मेंस करा, इनको क्या टारगेट मिले गए और उसमें इन्होंने क्या इतना अचीव कर पाए, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कंटिन्यूस बेसिस पे। वो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच मानी जाती है, जिससे हम किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय की या मैन पावर की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं, जिससे हमारे कंपनी के जो गोल हैं, गोल तो वैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट ही होता है, लेकिन जो कंपनी के टारगेट्स हैं, कितना नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोडक्शन करना है, इतना हमको प्रोडक्ट बनाने हैं, उनको अचीव करने में हेल्प हो विद आवर बजट। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज द फ्रेमवर्क है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में अलाइन देयर रिसोर्सेज सिस्टम एंड एम्प्लॉय स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर वर्ड स्ट्रेटेजिक वर्ड बार बार यूज होने लग गया है क्योंकि नई टर्मिनोलॉजी आ गई है। सिंपल है ना। इससे बेसिकली हेल्प क्या होती है, जब परफॉर्मेंस करके बात करी जाती है, जब आपको चेक करा जाता है कि आपको हर रोज़ चेक किया जा रहा है, तो इससे आपके क्या हो जाती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो अपलिफ्ट होती है, कॉन्शियस हो जाता है बंदा और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में हेल्प हो जाती है। जब उसको रेगुलरली और मान लिया जाए कि आपको पीरियडिकली चेक किया जाए, यानी कि 6 महीने में एक बार होगा आपका इवैल्यूएशन, तो आप 6 महीने में एक बार पढ़ाई करेंगे। जैसे MBA वालों से अच्छा कौन जानता है कि एग्ज़ाम के दिन ही हम पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम से पहले हम पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का इजाद किया गया कि आपको रेगुलर चेक किया जाए। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूस अप्रोच होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसी अप्रोच है? कंटिन्यूस अप्रोच है। जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक पीरियोडिक अप्रोच होती है जो 6 मंथली हो सकती है, एनुअल हो सकती है ना। इसका स्कोप भी लिमिटेड होता है। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक तरीके का, अगर कहीं पे लूप होल आ रहा है, कहीं पे उसकी बंदे की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है वो करवाई जाती है, मोटिवेट किया जाता है और उसके लूप होल को फुलफिल किया जाता है, जिससे कंपनी की भी ग्रोथ होती है और उस बंदे की भी ग्रोथ होती है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ एक्टिविटी है, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल केवल एक इवैल्यूएशन काइंड ऑफ एक्टिविटी है।
दो तरीके के व्यक्ति आपको आपके जीवन में मिलेंगे। एक वो होगा जो आपकी मार्कशीट देख के ये बोलेगा कि बच्चा अच्छा है पढ़ने में या बच्चा बुरा है पढ़ने में, वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करके जा रहा है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस चेक करी और उसके अकॉर्डिंग अप्रेजल किया गया, उतने % आपको ग्रोथ दी गई। एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है, मतलब कि जहां वो बंदा आपके साथ पूरे सुबह से शाम तक जुड़ा हुआ है, आपको एक्टिविटी आप ही को परफॉर्म करनी है, लेकिन उसके बैकबोन में वो है, वो चेक कर रहा है कि आप इस एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे नहीं कर पा रहे। जहाँ नहीं कर पा रहे वहाँ आपको फीडबैक दिया गया, वहाँ आपको और ट्रेनिंग कराई गई, वहाँ आपको डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी करी गई, मोटिवेट किया गया और फिर से आपको परफॉर्मेंस के लिए भेजा गया, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर वर्क हुआ। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, एक अच्छा है, ये एक कोच की तरह है जो कंटिन्यूसली अपने स्टूडेंट्स के साथ एफर्ट कर रहा होता है, कंटिन्यूसली अपने जो कह सकते हो जो प्लेयर्स हैं उनके साथ एफर्ट कर रहा होता है, वो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता है। अब देख लिया जाए जो कोच है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का काम करते हैं और जो हमारी हेडिंग मैनेजमेंट है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम करती है। दोनों में डाउट क्लियर हो गया? तो दोनों तरीके के व्यक्ति आपको मिलेंगे। तो जो आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला व्यक्ति मिलेगा ना, वो कभी भी आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, याद रखिएगा। जो आपका मित्र है वो आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, ये एक कड़वा सत्य है, क्योंकि वो आपकी पॉइंट आउट कर रहा होता है, वो आपकी गलतियां बता रहा होता है, और वो यूजुअली आजकल सबको अपनी अच्छा ही सुनना पसंद है, बुरा ही सुनना किसी को भी पसंद नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के इसके सिनेरियो क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, जैसे कि जब भी हम रेगुलरली किसी को अपडेट कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं और उसको मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसमें एक तो टेक्नोलॉजिकल फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजिकल चेंज होने से जो हमारा परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के जो पिन पॉइंट्स हमने बनाए थे, जो क्राइटेरिया हमने बनाया था, वो चेंज हो गया। अब हमको पास ज़्यादा डेटा होने से ज़्यादा उसका इवेल्युएट करना पड़ रहा है। रिमोट और हाइब्रिड वर्कर जो रहता है, जो रिमोट से वर्क कर रहा है ना, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा टीडियस टास्क होती है, क्योंकि उसमें आप जुड़े हुए नहीं होते। अब किसी को ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, क्रिकेट की ऑनलाइन कोचिंग, तो संभव ही नहीं है ना। आप ले सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, लेकिन संभव ही नहीं है। वो रिमोट में वर्क जो करेगा वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इतना बेटर नहीं हो पाता जितना ऑफलाइन है। हाँ, आप एजुकेशन में ऑनलाइन जा सकते हो, आप चेस अगर आपको सीखना है तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, बहुत सारे बच्चे चेस भी खेलते होंगे, ठीक है। बट जो गेम फिजिकल या कह सकते हो जो आउटडोर एक्टिविटीज़ के गेम है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के गेम है, उसमें ये वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय का एंगेजमेंट, इसमें एक क्रूशल पॉइंट होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तभी अच्छे से वर्क कर पाएगा जब एम्प्लॉय भी उसके अंदर एंगेज होगा। अगर एम्प्लॉय उसमें डिमोटिवेटेड है या एम्प्लॉय बायसनेस है कि नहीं मेरे को इस कोच के साथ नहीं करना, आपने पिक्चर देखी होगी चक दे इंडिया, है ना, शाहरुख खान साहब की। तो जब तक उन जो 11 प्लेयर्स थे, गर्ल्स थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म कब तक नहीं किया था, जब तक उन्होंने शाहरुख खान साहब के साथ जो कोच थे उनके साथ तालमेल नहीं बैठाया था। एक बार जब झगड़ा हो जाता है, इंटरवल तक पिक्चर आ जाती है, झगड़ा हो जाता है और वहाँ पर वो एक टीम की तरह जब बनते हैं तब उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मूल मंत्र यही है कि ये कोच और जो इसके प्लेयर्स हैं या आपका मैनेजमेंट है, ट्रेनर और ट्रेनी दोनों को एक साथ वर्क करना होता है, एक के वर्क पर नहीं होता। नेक्स्ट इसमें कंटिन्यूस फीडबैक आता है। अब कभी कभी कंटिन्यूस फीडबैक भी एक तरीके का ड्रॉबैक होता है। हर बात पे कोई टोकता है तो वो भी बात अच्छी नहीं लगती। कल्चरल डिफरेंस एक पॉइंट रहता ही है। कल्चरल डिफरेंस, इसके अलावा बजट लिख सकते हो, कंटिन्यूस में आप टाइम इन्वॉल्वमेंट लिख सकते हो, टीडीएस अप्रोच लिख सकते हो, ये सारे के सारे इसके अंदर पॉइंट्स है। आई होप ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज ए सिस्टम प्रोसेस। आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है? बेसिकली जब भी हमको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना होगा तो हमको एक गोल सेट करना होगा। किसी भी कंपनी को 40 यूनिट्स बनाने, 50 यूनिट्स बनाने, 4000, 5000, 10,000 वो यूनिट्स बनाने। नेक्स्ट उस गोल को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होगी कि ये वर्क हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। लाइक कि अगर 200 का टारगेट है तो आप कितने ओवर के अंदर कितने रन बनाएंगे? 10 रन पर आवर की आपको रन रेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रहती है। नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान और स्ट्रेटेजी डेवलप करना होता है। फिर उसका परफॉर्मेंस का रिव्यू होना होता है कि ये बंदा जो है वो एक्चुअल में काम कर रहा है नहीं कर रहा, और उसके कहीं लूप होल तो नहीं है या ओवर परफॉर्मेंस तो नहीं कर रहा, और उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड भी देने होते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का केवल यही मतलब नहीं कि आपको केवल परफॉर्मेंस चेक करनी है और आपको कंट्रोल करनी, नहीं, इसमें रिवॉर्ड सिस्टम भी, इसलिए परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट है ना ये। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो अपनी फर्स्ट यूनिट है, लेकिन दोनों एक साथ काम किए जाते हैं, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट
एक अप्रेजल होता है। अप्रेजल का मतलब होता है कि जितने आपको ग्रोथ मिलने वाली है। अब इसकी जो ग्रोथ मिलने वाली है उसकी क्राइटेरिया क्या होता है, ये एक आइडियल अप्रेजल सिस्टम क्या होता है, बेसिकली वो क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 साल में एक बार ग्रोथ दी जाएगी, कंसिस्टेंस होना चाहिए, रेगुलर उसको ग्रोथ मिलनी चाहिए। नहीं इस साल 5% दिया तो अगले साल 10%, अगले साल फिर 10% ग्रोथ देनी चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया होना चाहिए, केवल किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के आधार पर उसकी परफॉर्मेंस चेक नहीं करनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री एनालिसिस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। जैसे कि एक बहुत सारी टीचर्स में मैंने ये बात देखी है, जो मैं काफ़ी बार पॉइंट आउट करता हूँ कि उनका फीडबैक काफ़ी नेगेटिव होता है और बहुत से टीचर्स का तो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होता है ना। अब नेगेटिव फीडबैक तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, तुम पैसे बर्बाद मत करो, ये कुछ पॉइंट होते हैं। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में तुम कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ लूप होल है, ठीक है। अब वो एज ए स्टूडेंट एज ए उनकी बातें होती है। तो कुछ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट नेगेटिव फीडबैक से अच्छे होते हैं। तो डिपेंड करता है वैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट और टीचर टू टीचर, लेकिन अधिकतर कोच जो कोशिश करते हैं वो नेगेटिव फीडबैक के लिए करते हैं। एक बार हुसैन बोल्ट साहब, आप सब जानते होंगे, दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले, उनका कोच उनसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो बार बार अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं, बोले कि वो वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर है, लेकिन अपने कोच को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। उनका कोच उनकी कभी तारीफ नहीं करी कि हाँ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया, अच्छा किया तुमने, थोड़ा और मेहनत करते तो थोड़ा और आगे आ जाते। और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा, लेकिन ये क्योंकि उनका जो फीडबैक देने का तरीका है वो नेगेटिव वे से अंदर है, क्योंकि वो जानते हैं कि बोल्ट को जिस दिन मैंने ये पॉजिटिव कर दिया उस दिन से वो वहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक तरीके का आप चैलेंज भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें इसके अंदर लिखी जा सकती है। लेकिन जब अपन इफेक्टिव अप्रेजल में पॉइंट लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए, इसके पॉजिटिव आउटकम में लिखेंगे। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को अप्रेजल दे रहे हो तो उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि देखिए आपने इतने यूनिट का टारगेट दिया गया था, इतने यूनिट आप कंप्लीट कर पाए हैं, इतने यूनिट आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इसलिए आपका अप्रेजल इतना है। ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर होगा, कंसिस्टेंस होगा, एम्प्लॉय का रोल होगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिए जाएंगे, तो एक अच्छा अप्रेजल सिस्टम बनता है। रीजन फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, हाँ अच्छा, अब अप्रेजल दिया क्यों जाए? वैसे तो अप्रेजल एक नीड होती है जो हमको देना ही चाहिए, क्योंकि महंगाई की दर 6% चल रही है, तो अप्रेजल होना ही चाहिए। लेकिन बेसिक इसके क्या रीज़न रहता है? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रहता है जिससे हमारे डिसाइड होता है कि आपको अप्रेजल कितना मिलना होता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट के लिए मोटिवेट करता है ये हमको कि इस बार अगर हमको जैसे बहुत सी कंपनी में मैं था, एक MNC में था, उसमें 3 क्राइटेरिया कर रखा था, 8, 10, 12, यानी कि 3 कैटेगरी में एम्प्लॉयज़ को डिवाइड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस ग्रोथ दी जाएगी, है ना। तो जब 8, 10, 12 है तो जो 8 वाले हैं वो कोशिश करेंगे 10 पे आ जाए, जो 10 वाले हैं वो 12 पे आने की कोशिश करेंगे, और जो 12% वाले हैं वो उस पर सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। जो 8% वाले हैं उनको ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा खर्चा होगा। एम्प्लॉय को मोटिवेट करता ही है, और लीगल कंप्लायंसेस में भी देना जरूरी है। वैसे ये लीगल कंप्लायंसेस का पॉइंट हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की मिनिमम पे ऑर्डर रहता है उससे बहुत सी कंपनी कभी ज़्यादा भी देती है, कभी कम भी देती है। जब कम देती है तो उसके अदर अलाउंस करके दिखाए जाते हैं। खैर, इसमें अपन को लीगल कंप्लायंस करके पॉइंट छोड़ देता है, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या रहता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का? सबसे पहला की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया इज ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल जॉब रोल, यानी कि आपको क्या काम दिया था। आपको बैटिंग के लिए लाया गया था और आप बॉलिंग में 6 विकेट निकाल लिए, तो आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। आपको एज ए ओपनर चुना गया था और आपको कहा गया था कि आपको 100 मारना है। बॉलर तो थे टीम के पास। तो की परफॉर्मेंस एरिया आइडेंटिफाई करना होता है हमेशा। की परफॉर्मेंस एरिया यानी कि आप हो सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में काफ़ी अच्छे हो सकता है आप टीम मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे हो, लेकिन जो की एरिया आपको दिया गया था वो काम आपने सही से किया या नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की गोल मैच करने में, प्लानिंग करने में सारी चीज़ें हेल्प हो जाती हैं, ठीक है, कि आपको सेल्स को इंक्रीज करना है, ये कुछ दे दिया गया। अब के से क्या है? नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात सिखा देता हूँ।
जितने भी HR के बंदे हैं और जो ऐसे ही मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक बात बता देता हूँ। 3 चीज़ें होती है लाइफ में। पहला होता है एजुकेशन, दूसरा होता है नॉलेज और तीसरा होता है स्किल। 3 चीज़ें होती है लाइफ के अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलती है स्किल को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको मिलती है? स्किल को मिलती है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको आपकी लाइफ में पैसा बनाना है तो स्किल इंप्रूवमेंट के ऊपर वर्क करना होगा। किसके ऊपर वर्क करना होगा? स्किल इंप्रूवमेंट पे। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमको नॉलेज प्रोवाइड करता है और इसी नॉलेज के बेस पे हम स्किल डेवलप कर पाते हैं। यानी कि विदाउट एजुकेशन हम स्किल डेवलप कर सकते हैं क्या सर? कर तो सकते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जैसे कि एक कंप्यूटर साइंस, अगर आप इंजीनियरिंग करके अगर आप कंप्यूटर की वेबसाइट बनाना सीखोगे, आप SEO करना सीखोगे, तो आप में जो उसकी ग्रोथ है, जो उसकी नए फंक्शंस को सीखने की एडेप्टेबिलिटी है, वो ग्रोथ हो जाएगी। तो नॉलेज से आपको, एजुकेशन से आपको एक पर्टिकुलर काइंड का नॉलेज मिला। लाइक कि आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर इंजीनियरिंग करी किसी बच्चे ने, तो उसको कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट में कितने .NET, जावा, PHP, वर्डप्रेस जो भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के टूल्स, उसके बारे में उसको नॉलेज मिला और उसने फिर वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू करी, जिससे वो जाके धीरे धीरे उसके अंदर उसका इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर आप नहीं करते हो, अगर आप कंप्यूटर का कोर्स नहीं करते और हम तो सर सीधे ही करेंगे, हम तो खुद ही सीखेंगे और खुद ही करेंगे, तो आप सीख सकते हो, लेकिन यूजुअल स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उससे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया है ना? यदि आप भी ये परफॉर्मेंस रिवार्ड सिस्टम मैनेजमेंट आप पढ़ना चाहोगे तो बुक से, हमारी बुक के थ्रू या किसी भी और ऑथर के बुक के थ्रू आप खुद भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन गुरु से जो काम सालों का है वो घंटों में हो जाता है ना? अगर आप खुद एक यूनिट समझने के लिए बैठोगे तो उसमें हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन आप अगर किसी टीचर की हेल्प लोगे तो वो 1 हफ्ते के अंदर आपको कंप्लीट करा देगा। खैर अपनी बात अलग है कि अपन 1 घंटे में ही करवा रहे हैं, है ना? तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, उससे नॉलेज मिलेगा और स्किल मिलेगा, लेकिन स्किल से ही पैसा मिलता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे कभी भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। मेरे पास MBA है, MA है, MCOM रनिंग कह सकते हो, ठीक है, B.Ed है, B.Com है, PhD है, ठीक है ना, योगाचार्य में डिप्लोमा है, रिसर्च पेपर है, 40+ बुक का ऑथर हूँ, लेकिन फिर भी पैसा किससे मिलता है भैया? लेक्चर वीडियोस बनाने से, लेक्चर्स देने से, क्लास में कम्युनिकेट करने से, वर्क करने से, मेरी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर पैसा मिल देता है। मेरे नॉलेज से जो मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ स्टूडेंट से, उससे मैं पैसा जनरेट कर पाता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? जो बुक्स हमने बनाई है जिसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे हम पैसा जनरेट कर पाते हैं, वो हमारी स्किल का पार्ट आता है। लेकिन वो स्किल हमारे नॉलेज से आई और नॉलेज हमारे इस एजुकेशन सिस्टम से आया जितना हमने। इसलिए कभी भी ये मत समझिएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कभी भी व्यर्थ जाने वाला है। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपको आगे बढ़ाती है। जो ये कहते हैं ना कि सर ये हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी और इसका तो कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, A² + B² है ना, A² + 2AB + B² हमने जीवन में कहीं पे यूज़ नहीं किया। वो इसलिए नहीं था कि आपको उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। वो आर्किटेक्चर में काम आएगा आपके, वो इंजीनियरिंग में काम आएगा। हमारे तो सर मैनेजमेंट के स्टूडेंट कहीं यूज़ नहीं हुआ। वो आपके माइंड को फोकस करने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए कि ब्रेन में थोड़ा सा क्या कह सकते हो लोड बढ़े, जिस लोड बढ़ने से आपकी जो कैपेसिटी है, आइडियोलॉजी की है, जो आपके सोचने समझने की क्षमता है, उसका विकास हो। कि जब मैथ्स के क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस कराने से, अलजेब्रा के टफ क्वेश्चंस कराने से क्या मिल जाएगा? आपके सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ेंगी। जब आपके सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ेंगी, जो स्किल का इंप्रूवमेंट 10 साल में होना चाहिए वो 5 साल में होगा। कंपनी वाले अधिकतर, आपने सोचा होगा, एक मैं वीडियो इसके ऊपर और बनाने वाला हूँ इसके जस्ट नेक्स्ट बाद, कि आपकी जो फर्स्ट जॉब है वो आपको कैसे अचीव करनी है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4th सेमेस्टर आपका आ गया है तो उस पर बात होगी। लेकिन कंपनी वाले क्यों एज ए एक्सपीरियंस बंदे को लेते हैं? वो एज ए एक्सपीरियंस बंदे को इसलिए नहीं ले रहे होते कि उसके पास 3 डिग्री या 4 डिग्री ज़्यादा है। उसके पास इसलिए ले रहे होते हैं कि उसको उस पर्टिकुलर जॉब का एक तरीके का नॉलेज है, एक तरीके का स्किल है जिसको वो एनहांस कर सकते हैं, या नॉलेज है जिसको वो एनहांस कर सकते हैं और अपनी कंपनी में ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि हर कंपनी का एटमोसफियर अलग होता है, वर्क क्लाइमेट अलग होता है। उस कंपनी में 2, 4, 6 महीने तक तो कंपनी को ये एम्प्लॉय को यही समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ें कैसे होने वाली है और किन को रिपोर्ट करनी, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इसलिए फ्रेशर और नए ज्वाइनिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है।
ये तो पॉइंट हो गया। तो आपको एजुकेशन, नॉलेज और स्किल तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, और स्किल आपका पैसा बनाएगी जिसके लिए आपको एजुकेशन और नॉलेज पे वर्क करना है। ठीक है, इस पे जॉब में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी यहीं पे आ जाते हैं नॉलेज, स्किल एंड एडेप्टेबिलिटी पे। नॉलेज के से पॉइंट होते हैं परफॉर्मेंस रिवार्ड सिस्टम के या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। उसमें सबसे पहले चेक किया जाता है कि इस बंदे में नॉलेज कितनी है, सेकंड चेक किया जाता है उसमें स्किल कितनी है, और थर्ड एडेप्टेबिलिटी, यानी कि कोई नया पॉइंट दे दिया जाए, कोई नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी जाए, कोई नया वर्क दे दिया जाए, तो उसमें एडेप्टेबिलिटी कितनी है वो KSA में चेक किया जाता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे पॉइंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब नेक्स्ट आ गया अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हर कंपनी टू कंपनी अलग होता है और हर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी अलग किया जा सकता है। टीम के गोल सबके अलग अलग होते हैं, टीम के सबके रोल्स अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम KPI डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को ये काम करना था, इस बंदे को ये काम करना था, इस बंदे को ये काम करना था। तो KPI इंक्लूड होता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आपने इंडिविजुअली और टीम वर्क में कैसा परफॉर्म किया और आपके बिजनेस के क्या एक्टिविटीज़ है। तो बेसिकली KPI एक तरीके का इंडिकेटर होता है जिसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं और इसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कर पाते हैं। KPI बेसिकली कि आपको 100 यूनिट्स बनाने थे, आपने 40 यूनिट्स बनाई। KPI अकॉर्डिंगली कि आपको हो सकता है कि एब्सेंटिज्म अपने लेबर के अंदर कम करना था, वो आपने 10% से 5% पे करा, तो वो KPI का रिकॉर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग KRA, KSA और KPI। KRA क्या है अपन ने ऑलरेडी देख लिया, KSA भी देख लिया, KPI भी देख लिया। अब इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। KRA फोकस किस पे करता है, फोकस करता है स्पेसिफिक जॉब एरिया के ऊपर, जबकि KSA किस पे, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल किसके ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर, और KPI आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं वापस से शुरू करता हूं। हाँ, की रिजल्ट एरिया, की रिजल्ट एरिया आया। अब देखिए मैं एक एक करके तीनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। की रिजल्ट एरिया का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर आपने कितना आउटकम दिया और कितना आपका रिजल्ट आया, वो की रिजल्ट एरिया है। ठीक है, नॉलेज, स्किल और एडेप्टेबिलिटी में आपका चेक किया जाएगा कि कितनी इसके अंदर नॉलेज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स ये एनहांस करके बैठा है, और इसमें एडेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। एक के अंदर हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं, एक के अंदर हम आपकी क्वालिफिकेशन चेक कर रहे हैं, और एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि हमने 4 पिलर बना रखे थे, 40 यूनिट्स, 100 यूनिट, 200 यूनिट्स या 10 आवर्स, 20 आवर्स, डिपेंड ऑन द कंपनी। उसके अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। यानी कि इसको अगर अपन इस तरीके से सोचें इसको थोड़ा सा, हाँ, कि मिस्टर पिंटू है, इसका की रिजल्ट एरिया का मतलब जहां पर इसको रिजल्ट देना था, की रिजल्ट एरिया जहां पर इसको रिजल्ट देना था। अब रिजल्ट क्या देना था इनको, मान लेते हैं ये कहीं पे लगे हुए, ये प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो इनको प्रोडक्शन इनका की रिजल्ट एरिया हो गया। अब ये प्रोडक्शन मैनेजर बनने के साथ में अब KPI की बात करूं, KPI से पहले कौन सा पॉइंट आ गया, KPI से पहले नॉलेज, स्किल एंड एडेप्टेबिलिटी। प्रोडक्शन मैनेजर बनने के साथ में इनको कौन सी नॉलेज की ज़रूरत है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड डिग्री की ज़रूरत है, MBA अगर कर रखा हो, या प्रोडक्शन मैनेजर बने हुए हैं तो उसके रिलेटेड कोई डिप्लोमा की ज़रूरत है, और नई टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करने के लिए AI की ज़रूरत मान लेते हैं ना। तो ये इनका KRA हो गया। और KSA क्या है, सॉरी KPI क्या है, ये तो की रिजल्ट एरिया इनका आया है प्रोडक्शन हाउस, जहां पर मैं फिर से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं फिर से आपको एक बार सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। KRA होता है जहां पर वो बंदा परफॉर्म कर रहा होता है, लाइक कि प्रोडक्शन मैनेजर बना रहे हैं हम उसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसका टारगेट है 200 यूनिट प्रोड्यूस करने का। कितने का, 200 यूनिट उसकी कंपनी को प्रोडक्शन करने का उसका टारगेट है, ये उसका की रिजल्ट एरिया है। ठीक है, अब प्रोडक्शन के लिए उसको कुछ नॉलेज, स्किल तो चाहिए होगी, तो उसको ऑपरेशन मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, उसको AI का नॉलेज होना चाहिए, उसको टीम बिल्डिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये सारा आपका क्या कहलाता है, नॉलेज, स्किल एंड एडेप्टेबिलिटी। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर, ये तो उसका एरिया था, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर हमने लिख दिया A क्वालिटी के 80 यूनिट्स बनाने हैं, B क्वालिटी के 20 यूनिट्स बनाने हैं, C क्वालिटी के 100 यूनिट्स बनाने हैं। ये उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अब इसमें से वो जितना अचीव कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका परफॉर्मेंस इवेल्यूट करेंगे। तो परफॉर्मेंस इवेल्यूट करने पे हम 3 चीज़ें चेक कर रहे हैं। देखना, हम चेक कर रहे हैं कि पहले तो उसका एरिया कौन सा था,
जब हमने की प्रोसेस एरिया, की रिजल्ट एरिया उसका आइडेंटिफाई कर दिया कि ऑपरेशन मैनेजमेंट था, तो फिर हम चेक करेंगे कि उसमें कितना नॉलेज है। फिर नॉलेज होने के बाद उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहले KRA में हम उसकी एफर्ट वगैरह देख रहे होते हैं, अलाइन कर रहे होते हैं। उसके अलावा फिर कौन से नॉलेज की नेसेसरी स्किल की ज़रूरत है और फिर उसने क्या काम किया। सबसे पहला क्रिकेट का मैदान जहां आपको खेलना है, ठीक है, बैटिंग करने आना चाहिए कि नॉलेज, स्किल एंड अडेप्टेबिलिटी। थर्ड, आपने कितने रन बनाए वो KPI के अंदर आ गया। इन तीनों को मिला के हम क्या बना लेते हैं, इन तीनों को मिला के हम बना लेते हैं आपका परफॉर्मेंस, और उसी के थ्रू हम परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करते हैं, परफॉर्मेंस रिवार्ड मैनेजमेंट भी करते हैं और परफॉर्मेंस चेक भी करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी बात रही और थोड़ी सी हमने बातें आपकी नॉलेज, स्किल की भी करी और जॉब की भी करी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट लेकर आते हैं। फर्स्ट यूनिट यहीं तक है। कहीं कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।